हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि बस चल रहा है काम। पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप कहीं ना कहीं घर वालों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वो इतना टाइम, इतना मनी आपके साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप यदि रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत समस्या है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये क्वेश्चन यदि आप सबसे अभी तक हो गया है तो आप मान के चलो कि हाँ आप पढ़ रहे हो और इसी तरीके से पढ़ते रहो। और ये क्वेश्चन जिससे नहीं हुआ है वो एक काम करो कि वो कुछ ऐसा करें कि कोई पैसा इन्वेस्टमेंट में ही ना हो और आप भी ना रहो, क्योंकि आपके रहने का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप यदि ट्रिपलेट ही, इस क्वेश्चन को देखो एकदम बहुत सरल सा क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है। बहुत इजी से क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अच्छा बताओ, याद है कि नहीं है? लास्ट क्लास में मैंने आपको साइन रूल पढ़ा दिया था। साइन रूल पे हमने केस समझे थे, एक तो 30, 60, 90, 45, 45 और 90, 15, 75, 90 और 30, 30, 120। तो राइट एंगल ट्राइंगल के तीन केस थे और एक केस ये था, ये हमने पढ़ा है सारा। अच्छा मुझे ये बताओ कि यदि किसी ट्राइंगल में ये एंगल 15 डिग्री है, ये कितना होगा बताओ, किसको याद है? अब जिसको याद नहीं है ना, अब मैं ऐसा तो कह नहीं सकता हूँ ऑनलाइन क्लास में, रिकॉर्डिंग क्लास में, कि आप मुर्गा बन जाओ, घुटना टेक हो जाओ, टेबल पे खड़े हो जाओ जैसे स्कूल में होता था। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडी, ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि यहाँ से मैं बैठ के कुछ करूँ और आपके साथ कुछ हो जाए। ऐसा कुछ होना चाहिए ना, ऑनलाइन पे भी ऐसा कोई सिस्टम आ जाए, थोड़ा सा ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए कि ऑनलाइन क्लासेस में ये भी प्रोसेस होनी चाहिए धीरे धीरे, तभी तो चीज़ें सबसे सही से हो पाएगी पढ़ाई। तो अभी तो यही कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में अभी कुछ क्या कर सकते हैं कि अभी मैं ऐसा करूं कि कोई मंत्र वंत्र पढ़ के एक श्राप आपको दे दूं। श्राप समझते हो? श्राप तो समझते हैं ना, कि आपके साथ ऐसा हो जाए, आपकी शादी ऐसी जगह हो, आपको ऐसी लड़की मिले जो आपके जीवन को एकदम महान बना दे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, या आपको एकदम ऐसी लड़की मिले जो आपको बिल्कुल बर्बाद करे, या आपको ऐसा पति मिले कि जो आपको एकदम परेशान हो। तो ऐसा कुछ श्राप हम दे सकते हैं ना, कि आपको एकदम बूढ़ा पति मिले या आपको बूढ़ी पत्नी मिल जाए। ऐसा कुछ श्राप हम दे सकते हैं यहाँ से, यदि आप पढ़ेंगे नहीं। तो आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप मान लीजिए अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए एक श्राप सोच के रखिएगा, और वो मेरी तरफ से मान लीजिएगा कि मैंने आपको वो श्राप दिया है। यहाँ पे मंत्र वंत्र पढ़ के आपको श्राप दूंगा। तो याद होना चाहिए यार कि 15 डिग्री के सामने क्या था, √3 - 1, और 75 के सामने क्या था, √3 + 1, ये था, ये 2√2 था। ठीक है, ये पढ़ा है। ट्रिपलेट्स मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए हैं कि ट्रिपलेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रिपलेट को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रिपलेट आएगा। कुछ ट्रिपलेट मैंने आपको बोले थे कि आपको याद होना चाहिए, 3, 4, 5 हो गया, 5, 12, 13 हो गया, 7, 24, 25 हो गया, 8, 15 और 17 हो गया, 9, 40, 41 हो गया, 11, 60, 61 हो गया। ये कॉमन से ट्रिपलेट हैं, ये तो आप याद रखें ही रखें। और आप यदि एसएससी के पेपर दे रहे हैं, सीजीएल का पेपर देना है, तो थोड़े से कुछ और भी ट्रिपलेट याद रखो, जैसे 12, 35, 37 भी एक ट्रिपलेट है, 13, 84, 85 भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, चेक करना आप, ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ और लिखवा दिया हो, गलत लिखवा दें, तो आप एक बार घर पे चेक कर लेना। 16, 63, 65 भी एक ट्रिपलेट है। ये सारे ट्रिपलेट हैं। इसके अलावा 20, 21, 29 ये भी यूज हो जाता है क्वेश्चन में, ये भी पूछा जाता है। 28, 45, 53 और इसके अलावा 33, 56 और 65 ये भी ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये इतने ट्रिपलेट आप याद रखो, एसएससी का पेपर देना है तो ये सारे होने चाहिए। बेसिक तो ये है ही शुरुआत में जो लिखे हैं। और किसी भी ट्रिपलेट को एक संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्याएं आती हैं वो ट्रिपलेट ही होती हैं। ये सारी कहानी में पढ़ा चुका हूँ। तो जैसे हमें आज जो क्वेश्चन करने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पर कुछ क्वेश्चन होंगे, और साइन रूल पर कुछ क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद फिर हम कोसाइन रूल को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, कह रहा दिए गए चित्र में यदि ए बी 8 है, ए बी आपको बोला है कि कितना 8 है, ए सी 10 है, और ये 90 डिग्री है, ए डी 17 है, सी डी पूछा है। अब बताओ, आपको जैसे ही अभी आपने लिखा ये 8 है ये 10 है, तो 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट पड़ा था।
ये 17 है, ये 8 है, तो अभी लिखवाया ये कितना होगा, 15 होगा। ये 15 माइनस 6 कितना आएगा, 9। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन तो आपसे खुद हो जाना चाहिए था, और वो भी बहुत स्पीड में हो जाना चाहिए था। यदि ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं हुआ है, इसका मतलब आपको पहले पिछला जो मैंने वीडियोस पढ़ाए हैं वो वीडियोस फिर से एक बार पढ़ने की जरूरत है। आप तब आगे बढ़ो, पहले इतने अभी तक जो पढ़ाया है उसको एक बार फिर से पढ़ लो, एक बार फिर सीख लो, तब आप आगे बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्योंकि 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे रखी हुई है। तो ये दीवार है, मान लो ये दीवार है, इस दीवार से एक 65 मीटर सीढ़ी रखी हुई है, तो 65 मीटर की एक सीढ़ी हमने ले ली। यदि यह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसल जाती है, कह रहा है कि ये 8 मीटर नीचे फिसल जाती है, मान लो यहां कहीं आ जाती, तो यदि ये दीवार के सहारे रखी थी, तो यदि ये नीचे फिसलेगी तो ये नीचे वाला हिस्सा भी तो दूर जाएगा, जमीन के अंदर थोड़ी चला जाएगा, मतलब ये नीचे वाला हिस्सा भी क्या होगा, उसका दूर होगा। ये कंफर्म है। और क्वेश्चन में देखो लिख भी दिया है, इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाय x मीटर, कह रहा है कि तब इसका पाथ दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। तो वो लिख भी दे रहा है कि भाई आप नहीं समझो तो भी आप समझ पाओ। x का मान पूछा है और आपसे कह रहा है कि प्रारंभ में इसका पाथ 25 मीटर दूरी पे था, प्रारंभ में ये 25 मीटर दूरी पे था। फिर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है, अलग से मैं आपको समझने के लिए बना रहा हूं। एग्जाम में यदि आप ऐसे दो दो तीन तीन ट्राइंगल बनाओगे ना एक ही क्वेश्चन में, तो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको एक ही चित्र बनाना था और उसी में कैलकुलेशन करना है आपको। यदि कोई समस्या है तो उसके लिए मैं अभी बना दे रहा हूँ। और एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं D और इसको ले लेते हैं E। तो एक आपको दिख रहा होगा BDE, एक आपको दिख रहा होगा BDE, ये ट्राइंगल आपको दिए हुए, इसमें भी ये 65 है। मुझे ये बताओ सीढ़ी यदि फिसलेगी तो उसका साइज थोड़ी कम हो जाएगा। अब आप किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे है। यदि ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपनी घर की दीवारों को देखो, घर की दीवारें झुकी हुई हैं क्या, कोई ऐसी तो नहीं कि घर की दीवार मुड़ी हुई है, झुकी हुई है, सीधी होती है घर की दीवार, तो ये एंगल कितना होगा, 90। क्लास में पढ़ाओ तो बच्चा पूछने लगता है कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे हो गया। अरे दीवार सीधी होती हुई है, दीवार तो 90 डिग्री के कोण पे ही होगी, झुक थोड़ी जाती है, ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे 65 25 है, यहाँ पे ये है। यदि मैं ए बी निकाल दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, अब ये 5 और 13 का मल्टीपल है, ये 5 और 25 का मल्टीपल है। तो आप देखें ये 5 का मल्टीपल चल रहा है, 5 के गुणज में है, और ट्रिपलेट है 13 और 5 का, तो 13 और 5 का ट्रिपलेट क्या होता है, 12, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो कंप्लीट ए बी है, पूरा ए बी हमें 60 मिल गया। तो पूरा ए बी 60 आया, तो 60 में से यदि इस 8 को माइनस कर दूंगा तो नीचे वाला हिस्सा मुझे पता चल जाएगा कि कितना होगा, 52, मतलब मुझे BD पता चल गया। अब यहां फिर ट्रिपलेट लगाओ तो BE मिल जाएगा। तो ये 5 इंटू 13 है, और इसको देखें तो ये 4 इंटू 13 है, मतलब यहाँ 13 का गुणा चल रहा है तो 13 से गुणा होगा, ट्रिपलेट है 4 और 5 तो क्या होगा, 3, मतलब ये 39। ये जो पूरा BE था ये 39 आ गया। तो 39 में से इस 25 को माइनस कर दो तो बचेगा क्या, x की वैल्यू, तो माइनस करोगे तो 14 आएगा। तो देखो ये भी ट्रिपलेट पे था, इसमें भी आपने केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाया और ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, ये भी सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, अब ये अच्छा क्वेश्चन, सुंदर सा बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे दो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन में आपको समझा रहा, अच्छे से सुनिएगा, एक क्वेश्चन और मिलेगा वो आप करना। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। तो एक तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC में B90 है, तो इसको A ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु D और E BC पर है, BC पर एक बिंदु D है और एक बिंदु क्या है, E है। कुछ इस प्रकार से कि BD DE और EC इक्वल है, BD इक्वल है DE इक्वल है EC के। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो आप ध्यान से देखो, पहले तो ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, AEACAD, 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 मतलब हमें तीनों ही जगह AEAC और AD में रिलेशन बताना है। तो मैं यदि इसे AE को यहाँ
AD को जोड़ दूं, वैसे ही मैं यहाँ AE को जोड़ दूं, तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, कौन सा, ABD। एक समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला, कौन सा, AEB। और एक ये बड़ा वाला बन गया। तो हमारे पास टोटल कितने समकोण त्रिभुज हो गए, 3। और तीनों के जो कर्ण है ना, तीनों के जो हाइपोटेनियस हैं, हमें उनका रिलेशन बताना है। तो आप इनका कुछ भी एक रिलेशन निकालोगे, और वो जो रिलेशन है वो एक थ्योरम जैसा होगा, वो एक थ्योरम का काम करेगा। और आप किसी भी थ्योरम की बात करो, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप यदि p की कोई भी वैल्यू ले लो, जो भी आपको मन कर जाए, मान लो मैंने 2 रख दी और इसकी वैल्यू मैंने 5 रख दी, तो ये कंफर्म है कि h की कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिल जाएगी। मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो है, प्रमेय जो है, वो किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, किसी भी न्यूमेरिकल मान के लिए सही है। कोई भी थ्योरम होती है वो हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में सही होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोरोना आ गया तो कोरोना में इंसान की कंडीशन बदल जा रही है, ठीक है, इंसान की स्थिति बदली है, थ्योरम थोड़ी बदल जाएंगे कि अब कोरोना आ गया तो हम ट्राइंगल जो है वो 5 साइड का पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो थ्योरम जो है वो नहीं चेंज हो रहा, वो फिक्स है। इंसान की कंडीशन बदल गई है कि कोरोना आ गया तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो यहाँ ये थ्योरम आपकी सेटिस्फाइड है। मतलब इसमें यदि हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे ना, संख्यात्मक मान, तो ये सेटिस्फाइड होगा, तो हम संख्यात्मक मान लेंगे। अब एक थोड़ा सा मैं इसको बेसिक से बस हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट होंगे ना जिनके मन में आएगा कि सर इसको बेसिक से कैसे कर सकते थे, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ। और साथ में मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि बेसिक से करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा, बेसिक से करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। तो ये डी और ई पॉइंट थे, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, लगभग 50% कैलकुलेशन मैं कर दूंगा, बाकी आप करना। हम ये जोड़ दिया मान लो, ठीक है, लाइन सीधी है, ऐसा आप मान के चलना कि ये लाइन जो है सीधी है। आपको पता है कि ये वाली पूरी साइड मेरी ए होगी, ए के सामने की, बी के सामने बी, सी के सामने सी, और ये a/3 आ जाएगा। अब बोलो कैसे, ये तीनों इक्वल दिए हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे AD, AE और AC चाहिए है। तो यदि AD स्क्वायर इक्वल देखें तो इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा रहा हूं, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 9 आएगा। वैसे ही AE स्क्वायर यदि देखें तो AE स्क्वायर जब लोगे तो ये पूरी साइड यहां से यहां तक आएगी, तो A और A जुड़ेगा तो 2A अपॉन 3 का स्क्वायर, तो C स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर अपॉन 9 आएगा। यदि मैं AC स्क्वायर निकालूंगा, ये आ गया एक तो छोटा सा पॉइंट आपके पास, ये आ गया। अब आप क्या करो, आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इक्वल आएगा 2C स्क्वायर 5A स्क्वायर अपॉन 9, क्या आएगा, 5A स्क्वायर अपॉन 9 आएगा। अब आप यहां से बड़े वाले ट्राइंगल में देखें तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर होगा, क्या होगा, इक्वल बी स्क्वायर होगा। तो मैं C स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखूंगा, तो यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 2B स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर प्लस 5A स्क्वायर अपॉन 9 है। इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 और 2 18 में से 5 घटेगा तो माइनस 13A स्क्वायर अपॉन 9 आएगा। AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर हो गया। मुझे ये बताओ, B की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AC, A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BC, फिर मैं ऐसे ही रिलेट करूंगा तो मुझे ये कन्वर्ट करेंगे तो रिलेशन मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होगी, मैंने बोला कि मैं 50% सॉल्यूशन कर दे रहा हूं, आगे का आपको करना है तो आप उसको कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा। और ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये SSC के पूछे गए क्वेश्चन है, CGL के। एक अभी आगे क्वेश्चन आएगा वो CHSL का क्वेश्चन होगा इसी पैटर्न पे।
और ये सारे आपको 9th क्लास की आप बुक उठाओगे एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एसएससी में एनसीईआरटी के यदि एक बार आप सारे क्वेश्चन कर लो ना, तो वो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बार बार पूछता है एसएससी। बस होगा क्या कि आप जो 9वीं 10वीं में जो मेथड से करते थे वो मेथड से आपको नहीं करना, तरीका बदलना होगा। एक दूसरा मैंने आपसे क्या बोला कि आप यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो तब भी ये सही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यदि मैं इस BD की वैल्यू 1 ले लूं तो ये भी 1 आएगा और ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से थोड़ा ट्राइंगल आपको बना दे रहा हूं समझने के लिए। इस वाली वैल्यू को मैंने, ये D था, ये E था और ये C था। क्वेश्चन में लिखा है कि ये बराबर है तो इसको 1 ले लिया, तो ये भी 1 होगा और ये भी क्या होगा, 1 होगा। ये हमने ले लिया। एक एक करके इनकी वैल्यू निकालते हैं। यदि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इसको 1 ले लिया और इसको भी मैंने 1 ले लिया। कोई दो, किसी समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आप अपने मन से सोच लो, तीसरी आपको मिल जाती है। दो भुजाएं सोचो, तीसरी निकल जाएगी। इसको 1 ले लिया, ये भी 1 ले लिया। कुछ और ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो ले सकते हो, उसमें कुछ और वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो। आप 1 की जगह चाहो कि सर हम 85 लेना, आप ले लेना। हाँ, तो ये जो आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे √2 आएगा। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल में ये पूरी साइड क्या होगी, 2 होगी और ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 कितना होगा, √5। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने इस बड़े वाले में, तो बड़े वाले में ये जो है ये पूरी कितनी होगी, 3 होगी, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना आएगा, 10 आएगा। ये आपके पास आ गई। तो आपके पास AD की वैल्यू √2 मिल गई, AE की वैल्यू √5 हो गई, AC की वैल्यू √10 हो गई। अब आप चेक कर लो कि किस ऑप्शन में ये वैल्यू रखने पे ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जा रहा है। आपको ऑप्शन चेक करना है, तो एक एक करके ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन आप ओरली चेक कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 5AE², AE की वैल्यू क्या रखनी है, √5, तो √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 इक्वल टू AC², AC की वैल्यू √10, 10 का स्क्वायर 10 होगा, 3 AD², AD क्या है, 2। अब मुझे बताओ ये 25 हुआ, ये 20 और 6 कितना हुआ, 26, तो ये हो नहीं सकता। बी ऑप्शन देखो, 8AE², AE कितना है, √5, √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 8 पंचे 40 आएगा। 5AC², AC 10 है, तो ये अकेला ही 5 हो गया, 50 हो गया, ये 40 है, तो आगे तो कुछ जोड़ना है तो ये हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन देखते हैं, 8AE², √5 का स्क्वायर 5, तो 8 पंचे 40, मतलब यहाँ 40 आ गया, इक्वल में 3AC², तो √10 का स्क्वायर 10 और 5AD² √2 का स्क्वायर 2, तो ये 30 और 10 40 और ये 10 40, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आप चाहो तो चौथा ऑप्शन भी चेक कर लो, लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि एक एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन तो सही होगा, दो ऑप्शन थोड़ी सही होने। तो 5AE², AE कितना है, 5, तो 5 आएगा, √5 का स्क्वायर 25 हो गया, बराबर 2AC², तो AC², 10 का स्क्वायर 10 प्लस 2AD² 2, ये 24 है, तो ये बराबर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही होगा। तो एक तरीका तो ये है कि हमने कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली। एक तरीका बेसिक है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर आप उसको जोड़ो घटाओ कैलकुलेट करो, सारा कहानी आप बनाते रहो और आपको आंसर मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम इसी लॉजिक पे आप बनाएं इस क्वेश्चन को, एक बार कैलकुलेट करें सही और फिर आप आंसर देना। ठीक है, सेम है, ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि ये CHSL का क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा है साइड BC, साइड BC is divided into 4 equal parts. Side BC divided into 4 equal parts at P, Q and R respectively. तो आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज, त्रिभुज आपको बोला है ABC ट्राइंगल है, जिसमें फिर से आपसे बोला है कि B 90 है। BC को P से, Q से और R से, मतलब एक तो आपका AR आएगा,
एक आपका ए क्यू आएगा और एक आपका ए पी आएगा, ये आएगा। कह रहा है कि इन 4 बराबर भागों में बांटा है और आपको बताना है ए पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। मतलब फिर से आप देखो, आपको तीनों कर्ण को ही जोड़ना है, फिर से ए पी, ए क्यू और ए आर स्क्वायर, इनका रिलेशन बताना है, बराबर ये है। अब देखो ये क्वेश्चन में ये जो दिया है ना, ये दिया है बी और ये दिया है ए। ये क्वेश्चन में एग्जामिनर को एक्चुअल में मेंशन करना चाहिए था, उसने नहीं किया है कि हम किसी भी त्रिभुज में यदि ये ए है तो इसके सामने वाली लेंथ ए लेते हैं, ये बी है तो ये बी लेते हैं, ये सी है तो ये सी लेते हैं। हाँ, तो ये बी है तो इसको बी लोगे और इस पूरी को आप ए लोगे, ये है। अब इसको बेसिक से करना है तो बेसिक से फिर वही होगा, बेसिक से आप एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। मैं बेसिक से एक बार बता ही, अभी वैसे ही करना है, क्या बताऊं उसको, 4 भागों में बांट रहे हैं तो ये a/4, ये a/4, ये a/4, ये a/4 होगा। ये क्या होगा आपका AP होगा, ये AQ होगा और ये AR होगा। P, Q और R है, ये B था, ये C था, ये A था। यहाँ मैं ए पी स्क्वायर यदि लिखूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, आप सबको आती है, तो इसके सामने सी लिखूंगा, इसको बी लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। जब ए क्यू स्क्वायर लिखूंगा तो ए क्यू में ये बेस आएगा, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, 2a अपॉन 4 का मतलब कितना हो गया a/2। तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर तो 16 था और ये 4 आएगा, हाँ क्योंकि यहाँ अपन में 4 था। फिर वैसे ही ए आर स्क्वायर लिखूंगा, जब ए आर लिखूंगा तो ये पूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक ना, तो ये a प्लस ए तो 3 बार a जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3a अपॉन 4। ये सी स्क्वायर 9a स्क्वायर अपॉन 16 आएगा। इसको ऐड कर लो क्योंकि ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए आर चाहिए है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमें चाहिए है, बराबर वाली वैल्यू को हम ऐड करते हैं। तो इसको यदि देखें तो c प्लस सी क्या आएगा सी स्क्वायर। इन सब का एलसीएम कितना है 16, ए स्क्वायर अपॉन 16, ए स्क्वायर अपॉन 4, 9a स्क्वायर अपॉन 16। तो ये बच्चों जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, कि जोड़ना घटाना करना होता है तो वो भी वो लिख देते हैं, ठीक है, छोटे से जो बच्चे होते हैं वो भी लिख देते हैं, इतना बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो 16, ये स्क्वायर 4 से डिवाइड करोगे 4a स्क्वायर, ये 9a स्क्वायर, ये टोटल कितना आ जाएगा 14 अपॉन 16 a स्क्वायर, 2 से भाग करोगे तो 7/8, मतलब ये 7 अपॉन 8a स्क्वायर आएगा यहाँ आके। अब एक चीज मुझे ये बताओ, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल ABC था, इस बड़े वाले ट्राइंगल में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होगा, ये पूरा हमारा A था, ठीक है। तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 7 अपॉन 8a स्क्वायर लिखा है। ये c प्लस सी 3c स्क्वायर है, 3c स्क्वायर है, क्या है 3c स्क्वायर। तो यहाँ 3b c स्क्वायर की जगह मैंने ये लिखा, तो ये 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आएगा। अब इसको यहाँ आगे लिख रहे हैं, तो ये 3b स्क्वायर तो होगा ही होगा, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 7 8, तो 8 दिया 24 में से 7 घटाओगे तो 17/8a स्क्वायर आ गया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास, क्या आ गया बराबर में, इसको 3b स्क्वायर माइनस 17/8 स्क्वायर। ये जो वैल्यू दी है ना इनके बराबर में, इसकी जगह हमारे पास 3b स्क्वायर माइनस 17/8 अपॉन ए स्क्वायर आ गया। अब आप कंपेयर करो दोनों साइड, कंपेयर करो, ये तो कैंसिल हो गया, इसको कंपेयर करोगे ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 17 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू क्या बची -1/8। तो एक तो ये कहानी है, लेकिन इससे देखिए पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है, पेपर हमें क्लियर भी तो करना है, एग्जाम भी तो क्वालिफाइड करना है। तो ये बेसिक आपको समझ आ गया होगा, ये मैंने उनके लिए बता दिया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये लगता है कि सर आपने डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बता दी, तो अब हमें बेसिक से भी बता दो, ठीक है, क्योंकि उनको क्वेश्चन हो जाता है तो उनको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा
करना ही होता है बताने के लिए ना, तो ये होता है, ऐसे जनरली स्टूडेंट मिलते ही हैं। अब आप बात करते हैं, आपको मैंने इसके पहले भी समझाया और मेरे हिसाब से किसी ने उस मेथड से तो ट्राई किया ही होगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों इक्वल हैं, तो इसको यदि मैं 1 लूंगा, इसको भी 1 लूंगा, इसको भी 1 लूंगा, इसको भी 1 लूंगा और इसको भी 1 ले रहा हूं, तो ये √2 आएगा। जब यहां लगाएंगे तो ये बेस होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 1, तो ये √5 आएगा। जब यहां लगाएंगे तो ये बेस होगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 ये 10 आएगा। बड़े में लगाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 आएगा। ये आ गया। अब आपके पास वैल्यू मिल गई ए पी ए क्यू ए आर की। ये बी था तो बी के सामने ये बी है, ये ए है तो ये पूरा ए है, पूरा ए मतलब यहां से यहां तक, तो ए की वैल्यू 4 होगी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू √17। यहां रखते हैं इस रिलेशन में सारी वैल्यू, तो ए पी की जगह क्या लिखोगे, √2 का स्क्वायर 2, ए क्यू की जगह क्या लिखोगे, √5 का स्क्वायर 5, ए आर की जगह क्या लिखोगे, √10 का स्क्वायर 10 बराबर 3, बी की जगह √17 का स्क्वायर 17 प्लस 17 एन, ए की जगह 4 का स्क्वायर 16। अब आप देखो इसको जोड़ो तो ये भी 17 हो गया, ये भी 17 और इस तरफ सभी जगह 17। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि 17 सभी जगह है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो 1 इक्वल आएगा 3 प्लस 16n, तो 3 में से 1 घटाओ, 1 में से 3 घटाओगे तो -2/16 n की वैल्यू आएगी जो कि -1/8 है। ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि आपने वैल्यू रख ली, ये ज्यादा अच्छा तरीका, क्योंकि कोई भी थ्योरम है वो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान के लिए सही होगी, चाहे वो कोई भी थ्योरम हो, ठीक है, कोई भी थ्योरम है वो सेटिस्फाइड कर जाएगी। आपको पाइथागोरस थ्योरम कभी भी लगाओ तो पाइथागोरस थ्योरम में आप अपने मन से कोई भी 2 साइड ले लो, तीसरी साइड आपको मिल जाएगी और वो उस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगी। तो वही हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, हर बार उसको क्लास में बोलने की जरूरत तो है नहीं, कि मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा 17, 18, 19 के CHSL और CGL के क्वेश्चन कराऊंगा, करंट के जो अपडेटेड क्वेश्चन हैं सारे। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आप उनको चाहो तो आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि किस एग्जाम का क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन होना चाहिए। एक डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है कि दिए हुए चित्र में सी, ये एंगल 45 है, ये सब 45 है, ये वाला एंगल आपको 90 दिया हुआ है, ये वाला एंगल 90 है, और सीई आपको दिया हुआ है कि सीई जो है, सीई कितना है 16 है, और आपसे पूछा ईडी आपको बताना है, ईडी बताना है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो ट्राइंगल ए, ये बी और ये डी है, ईडी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। मतलब एक्चुअल में मुझे ए बी और बी डी निकालना है, एक्चुअल में मुझे ए बी और बी डी निकालना है। अब देखो इसने कुछ तो हमें दिया होगा, मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल 90 है, ध्यान से देखना डायग्राम में, ये वाला एंगल 45 है, तो इसके सामने वाला एंगल 45 होगा कि नहीं होगा, ये सामने वाला जो एंगल है ये 45 हो गया ना, ये 45 होगा। अब यदि किसी ट्राइंगल में कोई 2 एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं, मतलब इसका ये है कि बी डी इक्वल है बीई के, ये पक्की बात है। फिर से एक बार ध्यान देना हाँ मेरी बात को, मुझे ये बताओ, ये पूरा क्या था 45, ये पूरा क्या था 45 था, ये क्या है 90, तो ये भी क्या होगा 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको ए सी बी, ए सी बी, इस ए सी बी ट्राइंगल में देखो ये 45 ये 45, तो ए बी और बी सी इक्वल होंगे, क्या होंगे, ए बी इक्वल होगा बी सी के।
तो मैं यदि चाहूं तो ए बी की जगह मैं बी सी स्क्वायर लिख सकता हूं, बी डी की जगह मैं बी ई स्क्वायर लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब आप देखो इस ट्राइंगल को मैं आपको समझने के लिए अलग से बना रहा हूं। आप देखो ये सी था, ये ई था और ये बी था, सी ई बी ये ट्राइंगल मैंने बनाया है, हाँ, जिसमें सी ई 16 है। मुझे यहां से बताओ इस ट्राइंगल में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो सी ई स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर आएगा। तो ये बी सी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई, क्या मिल गई, सी ई स्क्वायर। मीन्स ए डी स्क्वायर, यहां से यदि मैं देखूं तो यहां से मुझे ए डी स्क्वायर इक्वल मिल गया सी ई स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि ये जो ए डी की वैल्यू है वो सी ई के इक्वल है, ए डी की वैल्यू सी ई के इक्वल है। तो 16 आंसर बनेगा। कितना आंसर होगा, 16 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी को कोई कहीं परेशानी हो, कोई बुखार सर्दी खांसी हो, समस्या हो, कोई भी परेशानी है, ठीक है, किसी का पेट वेट खराब तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन सही है, समझ पा रहे हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हुए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, मान लिया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, ये सारा आपको दिया हुआ है। ए बी सी और बी सी डी का सम हमें दिया है। ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा कोई दूसरे पेज पे बना लेते हैं, एक बड़े से पेज पे हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ये आपको दिया था, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो। हाँ, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें ये सारी साइड आपको दी है, ये दोनों एंगल का सम आपको दिया हुआ है कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 270। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझना ध्यान से। किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में ये याद रखना है, मान लो मैंने ये दो साइड प्रोड्यूस की, एक साइड ये बढ़ा दी, एक साइड ये बढ़ा दी, तो ये वाला जो एंगल बना ना, ये वाला एंगल, मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि ये वाला एंगल मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला एंगल मेरा 180 माइनस बी होगा, ये वाला एंगल मेरा 180 माइनस सी होगा। यदि इन दोनों एंगल का सम, योगफल सपोज x है या m है, तो मैं m इक्वल क्या लिखूंगा, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी, तो m इक्वल लिखूंगा 360 माइनस बी प्लस सी। और b प्लस सी की जगह मुझे ये बताओ, मैं 180 माइनस ए लिख सकता हूं b प्लस सी की जगह, m इक्वल आएगा 180 माइनस ए। ये याद रखो कि ये जो दो एंगल का सम है ना, ये आ गया आपके पास एक रिलेशन में, ये आ गया आपके पास एक रिलेशन में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब इन दोनों एंगल का जो योगफल होगा, दोनों एंगल का जो योगफल होगा, ये जो अपोजिट वाला एंगल है उसमें 180 जोड़ने से आ जाएगा। तो कभी किसी भी त्रिभुज में, मान लो एक क्वेश्चन में आपसे ये कहने लगे कि एंगल 60 है, ये साइड बढ़ाएगी, ये साइड बढ़ाएगी, इन दोनों का योगफल बताओ। इन दोनों के योगफल के लिए आपको 180 में जोड़ देना है 60 को, तो कितना आएगा, 240। आप चाहो तो इसको थोड़ा समझ सकते हो, मान लो ये समबाहु त्रिभुज होता तो 60 60 60 में ये 120 120 बचता, तो 240 आएगा ना। आप कोई भी ट्रायंगल की वैल्यू ले लेना, कुछ भी वैल्यू लेना, वो सही होगा। तो जो दो बाह्य कोण बनेंगे ना, वो विपरीत अंतः कोण में 180 जोड़ने के बराबर होंगे। जो एक्सटीरियर एंगल होंगे ना, वो रिमोट इंटीरियर एंगल में 180 ऐड करने पे आएगा। ये छोटा सा पॉइंट हमें पता होना चाहिए ट्राइंगल के बारे में, पहले हमने डिस्कस नहीं किया था, अभी मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये यहाँ पे एंगल बी और सी का सम आपको दिया था क्वेश्चन, कि बी और सी का सम कितना है, ध्यान से देखो, 270। ए बी कितना है, 5 है, सी डी कितना है, 7 है, बी सी कितना है, 17 है, और ए डी कितना है, 25 है। अब देखिए ये कोई भी चतुर्भुज दिया है,
तो किसी भी चतुर्भुज का एरिया आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि चतुर्भुज के एरिया का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं पढ़ा है हमने। तो यदि मैं इसकी इस साइड को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और इसकी इस साइड को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। अब आप ट्राइंगल के एरिया को निकाल सकते हो। यदि इस पॉइंट को ए ई दे दूं, तो मैं ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ए ई डी, यदि मैं इस बड़े ट्राइंगल ए ई डी के एरिया में से छोटा ट्राइंगल बी ई सी का एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया मिल जाएगा, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल मिलेगा, जो कि मेरे से पूछा जा रहा था। तो हमें निकालना इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब कैसे निकालें उसकी कहानी है, तो उसको देखते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना है 270। तो ये पक्का है कि ये वाला एंगल जो होगा ये 90 आएगा। ये मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो दो एंगल हैं इन दोनों का सम, फिर से सुन लो एक बार मेरी बात, मैंने आपको ये समझाया यदि ये वाला एंगल ए है तो इसका और इसका जो सम होगा ना, ये सम होगा a प्लस 180 के। तो यदि मैं x में से 180 माइनस कर दूं तो a आ जाएगा, मतलब इन दोनों का सम 270 है, 270 में से 180 घटाओगे तो ये 90 आ गया। तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख गया। अब आप क्या करेंगे, आपको ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पता नहीं है। एक तो यदि फिर वही कहानी आ जाती कि यदि हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है और हमने चीजें अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे। और डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है तो उसके लिए हमने चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी होंगी, तो हम इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। और फिर एक बार हम ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना और जो छोटा वाला ट्राइंगल है, दोनों ही ट्राइंगल मेरे समकोण त्रिभुज हैं, तो दोनों में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और x और y को निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन यदि मुझे पेपर क्लियर करना है और मैंने पिछली चीजें पढ़ी हैं, तो मैं आपको ट्रिपलेट पढ़ा चुका हूं। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और ये समकोण त्रिभुज का कर्ण यदि 17 है, तो 17 देख के यदि जिसने पढ़ा है उसके मन में कुछ तो खुशी आ ही गई होगी, अरे 17 ही तो है, इसको तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। कुछ लग रहा है, यदि किसी भी समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कर्ण 17 है, कर्ण यदि 17 है, तो आपको 17 के साथ आपने एक ही ट्रिपलेट पढ़ा है। क्या पढ़ा है, एक ही ट्रिपलेट आपने पढ़ा है। पूरे के पूरे आप ट्रिपलेट्स आप देखो, आज भी मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे शुरुआत में, आपने एक ही ट्रिपलेट पढ़ा है 8 15 17। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये या तो 8 या 15 होगी, वैसे ही ये भी या तो 8 या 15 होगी, इन दोनों में से कुछ एक होगा। ठीक है, 8 15 में से दोनों एक होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको 8 ले लेते हैं और इसको 15 ले लेते हैं। हाँ, तो यदि इसको 8 ले लें तो ये टोटल जो होगा 8 और 5 13, तो टोटल जो हो जाएगा वो मेरा कितना बनेगा, 13 बनेगा। यदि इसको 15 ले लें तो 15 और 7 कितना होगा, 22 बनेगा, और ये 25। बड़ा वाला ट्राइंगल भी समकोण त्रिभुज ही है। अब इसको देखो, ये ऐसा कोई पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा कोई ट्रिपलेट होता ही नहीं है। चाहो तो चेक कर लो, 13 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर जोड़ोगे 25 का स्क्वायर नहीं आएगा। मतलब हमने जो लेके चले थे ना कि हमने इसे 8 लिया था, ये 13 माना था, वो गलत ले लिया है। तो हम एक बार इसको पलट के ले लेते हैं, हम इसको 15 ले लेते हैं और इसको 8 ले लेते हैं। तो 15 और 5 कितना होगा, 20। 8 और 7 कितना होगा, 15, और ये कितना है, 25। तो 15 20 25 तो हमने ट्रिपलेट पढ़ा ही है, तो ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल की तीनों साइड मिलेगी। अब आपको जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें से छोटे वाले त्रिभुज के एरिया को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2
आधार गुणित ऊंचाई। तो बड़े वाले के लिए आधार कितना है 20 है और ये 15 है, छोटे वाले में ये 15 और ये 8 है। ठीक है, ये 15 और ये 8 है। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। कैलकुलेट आप करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। चाहो तो 15 कॉमन ले लो या सीधा डिवाइड कर दो। ये कितना हो गया आपका 150, ये कितना हो गया 60, माइनस कर रहे होंगे तो 90 आपका आंसर होगा। कितना होगा 90। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन हमें ऐसा और मिलेगा, और ये देखो एक हर इन पैटर्न्स पे आप कोई भी पैटर्न हम उठा रहे हैं, उस पैटर्न पे पिछले एग्जामों में भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर देगा, पैटर्न वैसे ही रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ये है, अब ये भी उसी तरीके से कुछ होना है, वैसे ही कुछ मिलता जुलता लॉजिक है। तो आप एक बार ये ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, तो वो हमें दिख ही रहा है। क्यू आर आपको दिया हुआ है, क्यू आर कितना है 18 है। पी एस आपको दिख रहा है कि कितना है 9 है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो मैंने फिर से इसको बढ़ा दिया, मैंने फिर से इसे बढ़ाया, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ऐसा बढ़ाएंगे तो मान के चलिएगा कि ऐसा होना है। ये दिया है, चल ठीक है, ये बढ़ गया। आपको कह रहा है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल तो आप बता ही सकते हैं, ये वाला एंगल तो आप बता सकते हैं ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये वाला एंगल बताओ मुझे, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 में से 150, 60 और 60 को जोड़ोगे 270 को, तो 270 माइनस करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। 270 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आएगा आपका 90। तो ये वाला एंगल भी कितना बचा 90 बचा। तो 90 और 30, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60। तो आप देखो ये जो बड़ा ट्राइंगल बना, उस बड़े ट्राइंगल के तीनों ही एंगल 60 60 60 हैं। तीनों ही एंगल 60 है, मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। वो क्या हो गया समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। यदि किसी को नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा सा यहाँ अलग से डायग्राम बना दे रहा हूँ, छोटू सा, आपको समझने के लिए। ये P था, ये Q था, ये S था, ये R था। इन साइड को हमने बढ़ाया है। ये वाला एंगल 150 है, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है। अब आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे कोण कितना होता है 180, तो ये 30 आएगा। ये 90, तो ये 90 आएगा। तो ये बचा कितना 60। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज की ये साइड आपको क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में देखो कितना है, ये क्यू आर कितना है 18। क्यू आर 18 है, तो ये भी 18 होगी और ये भी 18 होगी। और पी एस कितना है 9। ये पी एस जो है ये 9 आपको दी है। आपको फिर ये छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है माइनस करना है। ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस करोगे इसको, और ये जो ऊपर जो बना, ये ऊपर तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। इस समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या आ गई 18। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग साइड स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर आएगा। माइनस करोगे ये समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ऊपर जो ट्राइंगल बना मैं बस उसको बना रहा हूँ। हाँ, तो उसमें ये वाला एंगल कितना आया था 90, ये कितना आया है 30, ये कितना आया है 60। अब आप देखो, मतलब ऐसा आप पढ़ो यार। आपको क्वेश्चन में PS9 दिया है, मतलब ये 60 के सामने की वैल्यू दी है कि नहीं दी, और 30 के सामने निकालनी है, तो √3 से डिवाइड करोगे तो 3√3 आएगी। तो आपको इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता चल गया। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ये इसका आ गया। और उसका एरिया आएगा √3/4 इंटू 18 स्क्वायर। क्या आएगा √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर, तो 324 माइनस करना है 27√3/2। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 एलसीएम, तो 324√3 माइनस 2 से 2 बार, तो 27 दूनी
54√3। तो 324 में से 54 आपको घटाना है, तो 54 आप घटा रहे होंगे, यहाँ आपके पास बचेगा 27। तो कितना आ जाएगा आपके पास टोटल यदि देखें तो 270√3/4, इसको भाग करेंगे तो 135√3/2 होगा। तो एक जैसे दो क्वेश्चन हमने कर लिए। अब कॉन्सेप्ट एक है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जैसे आएगा कि वही क्वेश्चन का क्वेश्चन छाप दे, कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से दिख रहा है। वहां राइट एंगल ट्राइंगल बना था, यहाँ इक्विलेटरल बना, पहले ट्रिपलेट्स लग रहे थे, तो लॉजिक तो मिलता जुलता चल रहा ना। तो उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, करो एक बार ट्राई करो, क्या होगा, कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण भी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और सी आपको 45 दिया हुआ है, बीसी 50 है, लेंथ ऑफ एबी बताना है। ये त्रिभुज एबीसी में आपके साथ कहानी चल रही थी कि कोण भी 30 है। तो हमने त्रिभुज एबीसी बना लिया। एबीसी में कोण भी कितना है, 30 डिग्री है, ये कितना है, 45 है, बीसी कितना है, 50 है, एबी बताना है। अब यदि इतनी देर में आपका क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका मतलब आपने चीजें नहीं पढ़ी हैं। साइन रूल लगाओगे ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि कभी भी किसी भी त्रिभुज में कोई दो कोण दे दे, कोई दो एंगल दिए हो, कोई भी एक साइड की लेंथ भुजा की लंबाई दी हो और कोई दूसरी साइड आपसे पूछ ले, तो साइन रूल लगाओगे। कोई भी एक भुजा की लंबाई दे दे, तो आपको एक भुजा की लंबाई दी है, ध्यान से देखो, तो आपको पता है ये आपको लगाना है, एंगल आपको पता होना चाहिए, बस ध्यान से देखो। तो आपको ये बीसी की लेंथ दी है, तो बीसी के सामने वाला एंगल नहीं बता सकते क्या, बता सकते हैं। इन दोनों को जोड़ो, 30 और 40 कितना होगा, 75, तो ये 105 डिग्री होगा। तो ए अपॉन साइन है मतलब 50/साइन 105 आएगा, बराबर ये ए बी निकालना है, तो ए बी अपॉन साइन 45 आएगा। वैल्यू रखते हैं, साइन 105 की वैल्यू क्या होगी, 90 + 15, और 90 + थीटा में साइन बदलता नहीं है, सॉरी साइन बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, cos 15, क्या हो जाएगा, 90 + थीटा cos 15 हो जाएगा। ये मैं वैल्यू आपको पढ़ा चुका हूँ cos 15 की क्या होती है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी के मन में आ रहा होगा कि सर आपने इसको 180 ऋण 75 क्यों नहीं लिखा, तो लिख लो, 180 में बदलता नहीं है, तो 180 में क्या आएगा, साइन 75। तो आप ध्यान से देखो, पिछले सेशन में जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपकी कॉपी में लिखा होगा, उसमें आप देखो cos 15 साइन 75 दोनों की वैल्यू सेम थी, cos 15 की भी वैल्यू वही थी, साइन 75 की भी वैल्यू वही थी, दोनों की वैल्यू √3 + 1/2 थी, दोनों की वैल्यू √3 + 1/2 थी, और साइन 45 की वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होती है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, और उसको रख के कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। वैसे भी आंसर आप ऑप्शन से लगा सकते हैं इसके आगे, तो मैं 50 अपॉन √3 + 1/2 लिख रहा हूँ, इक्वल में लिखूंगा ए बी अपॉन √2, ये आएगा 50 √3 + 1, 2√2 ऊपर चला जाएगा, और ये √2 भी यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 50, 4 × 50 कितना होगा, 200। अब देखो ऐसा तो कहीं ऑप्शन दिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। इस कैलकुलेशन को मैं यदि आपको जितना लिख के बता रहा हूं, उतना आपको नहीं करना, आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको जल्दी क्वेश्चन को करना होगा। तो आपको पता है कि इसको मैं जब रेशनलाइज करूंगा ना, तो इसको मैं 200√3 - 1/2 लिख दूंगा, तो ये 100√3 - 1 आएगा, क्या आएगा, 100√3 - 1। रेशनलाइजेशन के लिए, परिमेयकरण के लिए ऊपर नीचे
√3 - 1 से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे √3 ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 100 √3 - 1 100 √3 ऋण 1, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को भी देखें तो ये भी साइन रूल से ही होगा। कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी है तो त्रिभुज एबीसी बनाते हैं बिना देरी किए हुए, और उस त्रिभुज एबीसी में कोण भी π/3 दिया है। देखिए पाई का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो गया, जब आप एंगल की बात करते हो तो एंगल की जो कोण की इकाई है, यूनिट है, वो या तो डिग्री है या रेडियन है। तो जब भी पाई लिखा होता है तो π/3 का मतलब वो π/3 रेडियन लिखा है। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में वो आपको पढ़ाऊंगा। और यहाँ पाई की वैल्यू 180 होती है, तो आप सिंपल सा एंगल बी की जो वैल्यू है 180/3 मतलब 60 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ, और सी की वैल्यू 180/4 मतलब 45 लिख सकते हैं। ये आपको दी हुई है, आपसे कह रहा है कि डी जो है वो बीसी को 1:3 के अनुपात में काटता है। ये कोई पॉइंट डी है, ठीक है। तो साइन बीएडी और साइन सीएडी का रेशियो पूछा है, तो साइन बीएडी की जगह हम थीटा लिखते जाते हैं, इसकी जगह अल्फा लिखते जाते हैं। तो आपको पता है कि साइड का रेशियो क्या होता है। देखो आपको जो दो अलग अलग ट्राइंगल के एंगल का रेशियो पूछा है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि दोनों में ये जो एडी है ये एडी कॉमन है। मतलब मैं यदि लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बीडी अपॉन साइन थीटा, बीडी के सामने साइन थीटा है, बराबर लिखूंगा एडी अपॉन साइन 60, यही लिखूंगा। यहां पे मैं लिखूंगा CD अपॉन साइन अल्फा, बराबर लिखूंगा AD अपॉन साइन 45। अब देखो ध्यान से, यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मैं इस रेशियो को इस रेशियो से भाग दे दूं, तो ये AD और AD कट जाएगा, AD कट जाएगा, BD CD बचेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दोनों जगह साइन रूल लगाया, पहले ट्राइंगल में साइन रूल लगाया तो ये रेशियो मिला, दूसरे में ये मिला, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भाग कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करने के बाद मैं आगे लिख रहा हूँ, ये BD अपॉन साइन थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन CD होगा, इक्वल में ED कट जाएगा। ठीक है, ED कट जाएगा, लिख दे रहे हैं, उसमें ही काट दें तो कुछ स्टूडेंट फिर कहते हैं कमेंट करके सर ये समझ ही नहीं आया आपने कैसे कर लिया। तो देखो AD कट जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2। यहाँ BD अपॉन CD, अब आप ध्यान से देखो, आपको BD और CD का रेशियो पता है कि BD CD का रेशियो 1/3 है, मतलब BD/CD की जगह मैं 1/3 लिख सकता हूँ। और यहाँ साइन अल्फा बटे साइन थीटा है, आपसे यही पूछा था, थीटा बटे अल्फा पूछा है, तो ये जो रेशियो आएगा ना कैलकुलेट करने पे, इसको पलट लेना, ये जो रेशियो आएगा उसको क्या करना, पलट लेना। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/√2 है, तो 1/√2 है, तो ये 1/√2 इंटू √3, √2 इंटू √3 तो √6, और ये 2 पर चला जाएगा तो 2/√6 हो जाएगा, ये 3 यहाँ था, तो यहाँ 1/3 है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 6/√6 आएगा। तो 6/√6 का मतलब क्या हो गया √6, ये √6 साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा आया है। क्या आया है, साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा आया है। मैंने आपसे पहले बोला था कि इस रेशियो को एक बार पलट जरूर लेना, क्योंकि ये साइन थीटा अपॉन अल्फा पूछा, तो पलटोगे तो 1/√6 आंसर बनेगा। कितना बनेगा 1/√6। तो पूरा डिटेल से देखो, एक छोटा सा पॉइंट भी मैंने नहीं छोड़ा उसमें, जोड़ना घटाना से लेके एक स्टेप भी स्किप नहीं किया, कोई फ्रैक्शन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैसे कट जाती है कुछ नहीं छोड़ा। क्लियर, तो आपको हर एक चीज बताइए, तो अच्छे से उन क्वेश्चन को करना और समझना। यहाँ तक की चीजें समझ आ गई होंगी। अब हमें जो बात करनी है, हमें बात करनी है कोसाइन रूल की। तो हम ऐसा करते हैं कि कोसाइन रूल को नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम कोसाइन रूल को भी पढ़ेंगे
और साथ में फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लेंगे, तो कोसाइन रूल हमारा हो जाएगा। और उसके आगे आने वाली क्लास में फिर सिमिलरिटी वगैरह पढ़ेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।